आज ही हमारा रिसर्च का लास्ट लेक्चर है और इसमें जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कुछ मैंने एक ग्लोसरी मेंटेन की थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे रिसर्च के। उन कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करने के लिए मैंने ये स्लाइड डिज़ाइन की थी। हम यहाँ पर पढ़ेंगे एजुकेशनल रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, एपीए मैनुअल क्या है, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में क्या डिफरेंस है, पायलट टेस्टिंग क्या होता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से क्या मुराद है, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या होती है और एसपीएसएस क्या कहलाता है। हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। तो एजुकेशनल रिसर्च प्रपोज़ल को पहले हम देखते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च प्रपोज़ल है वो क्या क्या मतलब वर्क है उसका। जो प्रपोज़ल होता है वो हमारे किसी भी काम का एक कंसाइज़ जो है रिपोर्ट होती है, जो कि हम काम करने से पहले, ठीक है, हम पेश करते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। जो अपना हम पर्पस ऑफ द स्टडी है वो चंद पेजेस में हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी को ये समझ लें कन्विंस करने के लिए। तो एजुकेशनल रिसर्च प्रपोजल है, ये जस्ट हम अपने पूरे वर्क की एक आउटलाइन है वो पेश कर रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 टू 10 पेजेस पे कंसिस्ट करती है। और जो रिसर्च प्रपोज़ल का जो आप इसमें यूज़ करते हैं टेंस, वो फ्यूचर होता है, ठीक है? कि आप इसमें सारा विल यूज़ करके बता रहे होते हैं कि आप इन नेक्स्ट फ्यूचर में ये करेंगी या करेंगे, ठीक है? मैं ये करूँगा या करूँगी। तो आप इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि आप ये करना चाह रहे हैं, आप ये नेक्स्ट ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे। तो ये एजुकेशनल रिसर्च प्रपोज़ल है, ये एक शॉर्ट रिसर्च की आउटलाइन होती है, जिसके जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम उसी तरीके से होते हैं, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आप थोड़े-थोड़े आइडियाज़ हर चीज़ के क्लियर करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी बताते हैं, और उसके बाद आप अपना प्रपोज़ल पेश कर देते हैं। ये प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो देन आप फर्दर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। और याद रखें ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 टू 10 पेजेस पे होती है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होती और फ्यूचर टेंस इसमें यूज़ किया जाता है। एजुकेशनल रिसर्च रिपोर्ट जो है ये आफ्टर द रिसर्च है, जब आप रिसर्च कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने तमाम जो काम आपने किया है उसको आप वर्ड्स में आखिर में रिपोर्ट की शक्ल में पेश कर रहे होते हैं। तो ये हमेशा पास्ट टेंस में होती है, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, कोई नंबर ऑफ पेजेस इसके कंफर्म नहीं है, बस 5 चैप्टर्स पे बेस करती है। 5 चैप्टर्स होते हैं, जबकि रिसर्च प्रपोजल में कोई चैप्टराइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती। एजुकेशनल रिसर्च रिपोर्ट में 5 चैप्टर्स होते हैं, उसके अलावा ये पास्ट टेंस पर बेस करती है और बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या डिटेल्ड रिपोर्ट होती है आपके रिसर्च स्टडी की, जो भी आपने वर्क किया। उसके बाद है एपीए मैनुअल। एपीए मैनुअल क्या होता है? एपीए मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है? ये एक स्टाइल है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने जो रिसर्च स्टडी है, रिसर्च वर्क है, उसको राइट करने के लिए, ठीक है? डिफरेंट राइटर्स जो हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में से यूज़ करते हैं, और ये जो होता है काफ़ी जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन में यूज़ होता है और बहुत कंसाइज़, पावरफुल और मतलब काफ़ी उसमें है एक्सेप्टेड फॉर्मेट में ये डिसाइडेड मटेरियल होता है, ठीक है? अब ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, यही इस एपीए मैनुअल के ऑथर हैं। और जो लैंग्वेज इसकी इस मैनुअल की होती है वो इंग्लिश होती है, और ये जो है 2010 में इसका 7th एडिशन, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में पब्लिश हुआ था 7th एडिशन, जो इसका लेटेस्ट एडिशन है। और हुआ कब था ये? 2019 में, ठीक है, पब्लिश हुआ था। 7th एडिशन 2019 में पब्लिश हुआ है, जबकि 6th एडिशन जो है वो 2009 में हुआ था। 2009 के बाद 2019 में 7th एडिशन आया, लेकिन अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 6th एडिशन को ही फॉलो कर रही हैं, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट एडिशन 7th है इसका। अब जो है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस क्या होते हैं? बिब्लियोग्राफी आपकी जो है वो लिस्ट ऑफ वर्क होता है, ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर ऑथर या उसकी पब्लिकेशन के बारे में होता है, ठीक है। अब ये जो है वर्क, इसमें आपका जो वर्क साइटेशन है वो इन्वॉल्व होती है, और सबसे एंड में आपकी जो रिपोर्ट या बुक होती है उसके बिल्कुल एंड में आप इसे मेंशन करते हैं,
ठीक है? जबकि रेफ़रेंसेस क्या होते हैं? जो रेफ़रेंसेस होते हैं, जब आपके जो प्रोफ़ेसर हैं, वो आप मतलब आपके किसी भी काम आप किसी के रेफ़रेंस से अपनी रिपोर्ट में शामिल कर रहे हैं, तो आप उसी का रेफ़रेंस वहाँ पर देते हैं। सिंपल रेफ़रेंसेस होते ही भी वही हैं कि किसी के काम को आप उनके रेफ़रेंस से अपने पेपर में, अपनी स्टडी में शामिल करें, ठीक है? तो फिर आप उसके काम को इंडिकेट करते हैं कि ये फलाँ शख़्स का वर्क है। ये रेफ़रेंसेस कहलाते हैं, ठीक है? अब जो रेफ़रेंस होते हैं उसमें सिंपल ये होता है कि आपका जो रिपोर्ट की बॉडी है, यानी आपका जो पैरा है, ये जो भी चीज़ है, टेक्स्ट है, विदिन टेक्स्ट जो भी मतलब चीज़ आप कहीं से भी यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पर सिर्फ़ उस सोर्स यानी उस शख्स का रेफ़रेंस साइट करते हैं, ठीक है? जबकि बिब्लियोग्राफ़ी में क्या होता है, वो पूरी डिटेल्ड यानी लिस्ट ऑफ वर्क्स होता है, बुक्स, आर्टिकल्स और डिफरेंट मतलब ऑथर्स के जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो तमाम चीज़ें, उन तमाम चीज़ों को आप वो करते हैं। और जो बिब्लियोग्राफ़ी होती है, वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ योर बुक होती है और रेफ़रेंसेस विदिन द टेक्स्ट, विदिन द बॉडी आप यूज़ कर रहे होते हैं। पायलट टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट था। पायलट टेस्टिंग जो होती है किस्म की, ये आपकी रिसर्च स्टडी की रिहर्सल होती है, ठीक है? इसमें ये क्या होता है कि आपका जो आप कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन आपकी स्टडी में जो पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड हैं उनसे हटकर दूसरे लोग होते हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट्स होंगे, आप उन पर एक छोटा-सा टेस्ट करते हैं। फिर उनके रिज़ल्ट्स को और उनको ये सिर्फ़ आप चेक करने के लिए, ठीक है, रिहर्सल कर रहे होते हैं कि आपका जो टूल है या टेस्ट आपने जो डिज़ाइन किया है, वो कैसा है। फिर उसके बाद आप जो असल पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपकी स्टडी के, उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये पायलट टेस्टिंग कहलाता है कॉन्सेप्ट। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कुछ लोगों का एक छोटा-सा ग्रुप होता है, ठीक है? जो आपको डिफरेंट एडवाइस देता है। कुछ मतलब डिसीजंस सेलेक्ट करने में आपको हेल्प आउट करता है और उसके अलावा आपके मतलब डिफरेंट ओपिनियंस जो हैं वो आपसे शेयर करता है, ठीक है? अच्छा जी, अब जो भी आप अपना टेस्ट बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, तो आप कुछ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें टीचर भी शामिल हो सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, 3-4 जिनसे आप वो टेस्ट जो है अपना चेक करवाते हैं। जब वो अप्रूव कर देते हैं या उसमें कोई कमी-पेशी होती है, वो आपसे डिस्कस करने के बाद, वो अगर वो अप्रूव कर देते हैं, तो फिर आप उसको फर्दर अपनी स्टडी में या अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट कहलाते हैं। उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग हम यूज़ करते हैं। कुछ मैंने बहुत सारी हैं जो यूज़ होती हैं रिसर्च में, लेकिन जो बहुत बेसिक्स हैं, मैंने वो इंक्लूड किए हैं स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, ठीक है? ये जो टेस्टिंग है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो हमारे जो भी हमारा डाटा है उसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम मतलब रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं अपने डाटा को। तो अब स्टैटिस्टिकल जो कुछ टेस्ट हैं वो उनमें एक है इम्पोर्टेंट टी टेस्ट। टी टेस्ट 2 वेरिएबल्स के कंपैरिज़न को स्टडी करने के लिए टी टेस्टिंग की जाती है। अब टी टेस्ट 2 तरह के हैं, पेयर्ड टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का आप ये याद रख लें कि आप सेम ग्रुप है, सेम पॉपुलेशन है, उनके 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ही ग्रुप के स्टूडेंट का प्री टेस्ट ले रहे हैं और पोस्ट टेस्ट, ठीक है? यानी बिफोर स्टडी एंड आफ्टर स्टडी, और उन दोनों फैक्टर्स को आप जो है 2 वेरिएबल्स हो गए बिफोर स्टडी एंड आफ्टर स्टडी, तो आप उनको उन दोनों के दरमियान डिफरेंस को चेक कर रहे हैं, तो वो आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कहलाएगा, ठीक है? ग्रुप सेम ही होगा, लेकिन 2 वेरिएबल्स डिफरेंट हैं जिन्हें आप कंपेयर कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में ये है कि आपके ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन एक ही कोई वेरिएबल है, सेम वेरिएबल, उसे स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 ग्रुप्स हैं, उन दोनों के पोस्ट टेस्ट जो आपने लिए हैं, आप उनका कंपैरिज़न या उनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहलाएगा। एक कॉन्सेप्ट है अच्छा जी, नेक्स्ट है एसपीएसएस और आईबीएम। SPSS means Statistical Package for the Social Sciences। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, एक कंपनी जिसने ये SPSS सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया था, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। ये इंट्रोड्यूस करवाया था, इसका मेन मकसद जो था आपके डाटा को मतलब ये स्टैटिस्टिकल एक टेक्निक या आप इसे टूल कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल,
जो कि आपके डाटा को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए हेल्प आउट करता है। और एसपीएसएस बहुत मतलब इजी कर दिया है रिसर्च को एज अ क्वांटिटेटिव मेजर करने के लिए। और एसपीएसएस के अलावा कुछ वर्क एमएस एक्सेल में भी कर किया जा सकता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि एक्सेल और एम एसपीएसएस में से बेटर कौन सा है, तो एसपीएसएस जो है उसमें ज़्यादा पावर है, क्योंकि ये स्पेशली रिसर्च पर्पस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जबकि एक्सेल जो है वो जस्ट न्यूमेरिकल मतलब कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम उसको रिसर्च स्टडी में यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा फार्मूलाज की वजह से। लेकिन जो एसपीएसएस है वो फुल जो उसका पर्पस है वो यही रिसर्च स्टडी है, इनकी कैलकुलेशंस को स्टडी करना है। तो इसमें बहुत से फार्मूलाज उसी के अकॉर्डिंग हैं। तो ये जो एक्सेल के अकॉर्डिंग मुकाबले में देखा जाए तो एसपीएसएस ज़्यादा बेटर है इन रिसर्च स्टडीज़। ये थी हमारा आज का लास्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।